हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फटाफट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे चलते हैं और यहाँ पे एक बार इंटरैक्शन एनर्जी क्या होता है समझ ले। फिर सेल्फ एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर उसको डायपोल में कैसे अप्लाई करना है वो सब कुछ सीखते चले जाएंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे लिखते हैं ये अब सभी को पता लग गया है। अगर हम एक्सटेंडेड बॉडीज़ की बात करें तो मैंने आपको समझा दिया है कैसे लिखना है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स जो है उसके भी मैं अलग अलग वीडियोस डाल रहा हूँ। ठीक है। डिस्क का कैसे लिखेंगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्क है तो कैसे लिखेंगे, वो सब होमवर्क के तौर पे आप करते रहिए, लेकिन वो सभी डेरिवेशंस भी मैं एक एक करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, है ना, तो सबसे पहले तो हमें पोटेंशियल एनर्जी पे पहुंचना चाहिए जो ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ है। ठीक है। घबराइए नहीं, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपने ये पढ़ लिया होगा, मैं समझाऊंगा अभी आपको। ठीक है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं और इसके बाद एक मैं वीडियो अपलोड करूँगा, वो फैनमैन साहब की जो एक स्टोरी है जो उन्होंने वर्क एनर्जी एनर्जी को समझने के लिए लिखा है, उसको ज़रूर सुनिएगा, मैं अपलोड कर दूँगा उसको। ठीक है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये हम तभी लिखते थे जब हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड होता था, याद है। कंजर्वेटिव फील्ड होता था तब हम लोग यहाँ पे लिखते थे कि अच्छा अच्छा जो पोटेंशियल एनर्जी था वो कंजर्वेटिव फील्ड में डिफाइन होता था। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करें वो भी कंजर्वेटिव इन नेचर है। ठीक है। वो भी, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करें ये भी कंजर्वेटिव इन नेचर है। ये भी क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी वैलिड होगा। ठीक है जी। तो मैं बिल्कुल बेसिक पॉइंट से शुरू करता हूँ और हर एक पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ, जरा आप समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको जहन में रखना है, व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो आप उसके लिए सिर्फ ये याद रखो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये जरूर याद रखिएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा क्योंकि इसके वजह से कुछ घपला हो सकता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन assembling the system इन असेंबलिंग द सिस्टम। बट ये कंप्लीट नहीं है स्टेटमेंट, ये अधूरा स्टेटमेंट है, क्योंकि आप कहोगे असेंबल करने का मतलब क्या हो गया सर जी। तो अब आप इस चीज़ को समझने के लिए, इसलिए मैं कोई पोएटिक बहुत वैसे कुछ मैं आपको चित्र नहीं दिखा रहा, मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को समझा करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये असेंबलिंग पॉइंट पे जाएंगे, मतलब इट इज़ नॉट क्रिएटिंग। क्रिएटिंग वर्ड इज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम दिस असेंबलिंग वर्ड। बिल्कुल ठीक है, इंटेंशनली मैंने ऐसा लिखा। क्रिएटिंग मतलब आप कहते हैं कि भाई चार्ज भी कैसे क्रिएट हो गया, वो सारे पॉइंट्स। तो असेंबलिंग का मतलब ये हो गया, अब आपके पास कुछ एजम्पन्स लेने होंगे। वो एजम्पन्स क्या है कि एट इनफानाइट डिस्टेंस एट इनफानाइट डिस्टेंस पॉइंट चार्जेस, याद रखिएगा, point charges of any magnitude are available फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ आ रही, फ्री ऑफ कॉस्ट बोलेंगे तो आप कहेंगे कोई दुकान लगा दी क्या सर जी फिर से, है ना। तो फ्री ऑफ वर्क डन में लिख रहा हूं। ठीक है, फ्री ऑफ वर्क डन। ठीक है। अब में से कुछ बच्चे नाराज़ हो जाते, लेकिन अभी बस अभी स्टार्टिंग टाइम था तो चिंता ना करें। तो दिसंबर का है तो दिसंबर तक ही सिलेबस बहुत अच्छे से कर लेंगे सर। ठीक है। तो फ्री ऑफ वर्क डन, फ्री ऑफ वर्क डन मतलब ये फ्री में अवेलेबल है, बट वन हार्ड कंडीशन इज देयर। वन टाइम वन वन चार्ज ओनली। वन चार्ज ओनली। एक टाइम पे आप एक ही चार्ज ला सकते हो। एक टाइम पे आप क्या कर सकते हो, एक ही चार्ज उठा सकते हो।
ठीक है जी। तो मतलब अगर आपको यहाँ पे कोई चार्ज लाना है तो एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी पे जाएगा और एक पॉइंट चार्ज किसी भी मैग्नीट्यूड का उठा सकता है। तो एक टाइम पे क्या होगा, एक ही पॉइंट चार्ज उठाना। अब घबराइए नहीं, मैं सब कुछ अभी समझा दूंगा, बिल्कुल ही चिंता मत करिए। ठीक है, आपको सारे पॉइंट्स अभी मैं समझाता हूँ। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे कहेंगे वन टाइम वन चार्ज ओनली, ये पक्की बात है। एक टाइम पे वो एक ही चार्ज ला सकता है। बिल्कुल क्लियर है मामला, ग्रेट। अब आप देखो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक सिस्टम है जिसमें एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। एक चार्ज क्या है बेटा, Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R गिवन है। और आपसे कहा गया है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इस दिए हुए सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालो। अब जैसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो कौन पिक्चर में आएगा, एक्सटर्नल एजेंट। कौन पिक्चर में आएगा, एक्सटर्नल एजेंट आएगा। और एक्सटर्नल एजेंट क्या कहेगा, कहेगा कुछ भी नहीं, करने की कोशिश करेगा, इसको असेंबल करेगा। तो एक्सटर्नल एजेंट को क्या दिखेगा कि कुछ भी नहीं है, बस ये दो पॉइंट्स हैं। एक्सटर्नल एजेंट को क्या दिखेगा, बस ये दो पॉइंट है, यहां पे Q1 रखना है और यहां पे Q2 रखना है। और उसको ऐसा करने में जो वर्क डन हो जाएगा, दैट वुड बी द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। मेरी बात समझ आ रही है सर, मेरी बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे जो इस तरह की बात करें तो ये जो एक एनर्जी होता है वो स्पेशल टाइप की एनर्जी होती है, जिसको हम कहते हैं इंटरैक्शन एनर्जी। क्यों कहते हैं अभी तुरंत समझ आएगा इसके डेरिवेशन से। इसको हम क्या बोलते हैं बॉस, इंटरैक्शन एनर्जी। इसको हम बोलेंगे इंटरैक्शन एनर्जी। किसको, जो इस तरह का होगा, क्योंकि दो डिफरेंट चार्जेस थे, तीन डिफरेंट चार्जेस होंगे, 10 डिफरेंट चार्जेस होंगे, तो एक दूसरे के बीच में जो फोर्स लग रहा था उसकी वजह से ये चार्ज, ये एनर्जी मिली होगी। अभी आपको पता लगेगा, ठीक है, वो अभी आपको पता चलेगा। ठीक है जी। अब देखो इंटरैक्शन एनर्जी में की पॉइंट क्या याद रखना है कि जब जो फोर्स है, जो इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट चार्जेस आर इन्वॉल्व, ठीक है, जब ये कब लिखते हैं, व्हेन द interaction force between different charges are involved। जैसा कि अभी आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है, जैसा कि अभी आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है। तो अब अगर आप यहां पे देखो तो वो जिसको ये काम मिला था वो सोच रहा अच्छा यहाँ Q1 लाना है बेटा, यहाँ Q2 लाना है, बट ऐसा कैसे करेगा वो, तो वो इन्फिनिटी पे जाएगा। तो वो इन्फिनिटी पे गया, Q1 उठाया और लाके प्लेस कर दिया। अब जरा सोचिएगा सर, वो इन्फिनिटी पे गया, Q1 उठाया, यहाँ लाके प्लेस कर दिया, और इन दिस प्रोसेस वर्क डन क्या हो गया, जीरो। ठीक है, ये वर्क डन जीरो क्या हुआ बॉस, वर्क डन जीरो हुआ इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो कोई वर्क डन नहीं होगा। अब जरूरी नहीं वो Q1 ही लाए, वो चाहता तो पहले Q2 भी ला सकता था, तो भी यही बात होती, तो Q2 को लाने में वर्क डन जीरो था। अब जीरो दूसरा क्यों, अब जैसे मैंने बताया कि इन्फिनिटी पे चार्जेस अवेलेबल है भैया, इन्फिनिटी पे चार्जेस आर अवेलेबल फ्री ऑफ वर्क डन, बिना किसी वर्क डन के चार्जेस अवेलेबल है। तो ठीक है जी, उठाया, जब लेके आ रहा था कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब वो दोबारा गया, Q2 उठाया, तब भी कोई वर्क डन नहीं हुआ। लेकिन जब Q2 को लेके आ रहा होगा बेटा, तब तो वर्क डन होगा, क्योंकि अब Q1 एग्जिस्ट कर रहा है। अब Q1 एग्जिस्ट कर रहा है, अब ये फोर्स लगाएगा। अब Q1 एग्जिस्ट कर रहा है, अब ये फोर्स लगाएगा। तो फोर्स लगाएगा तो अगेंस्ट वर्क, उसके अगेंस्ट वर्क भी होगा। अब ऐसा सोचते हैं कि यहां पे उसको Q2 लाना था, इस पॉइंट पे Q2 को लाना था, एंड दिस डिस्टेंस इज R, देयर इज नो डाउट। ये डिस्टेंस क्या है, R है, और यहाँ पे Q2 को लाना था। तो अगर Q2 को लाना था तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई इन्फिनिटी से आना शुरू हुआ और वेरिएबल फोर्स है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि भाई अच्छा ठीक है, इन्फिनिटी से चलना शुरू हुआ, x तक पहुँच गया, वो x तक पहुँच गया। तो x तक पहुंच गया, तो हमेशा याद रखिएगा, जैसा ग्रेविटेशन में भी करते थे, कि जब वो लेके आ रहे हैं तो उसको स्लोली लेके आ रहे हैं विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल।
क्योंकि अगर पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को बदल दोगे तो फिर वो भी एक एनर्जी हो जाएगी, वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब हमेशा याद रखना है कि जब हम डायरेक्टली इसको कर रहे हैं तो सिस्टम वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट इन असेंबलिंग द सिस्टम, तो असेंबल कर रहा था सिस्टम को, तो जब वो लेकर के आ रहा था इन्फिनिटी से, तो वो विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। बट ये तो संभव नहीं है। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो, ये फोर्स लग रहा है जो Q1 अप्लाई कर रहा है, कि Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत है नहीं। तो जो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स होगा वो इस तरफ होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द काइनेटिक एनर्जी जीरो। स्लोली लाने के लिए, उसको स्लोली लाने के लिए ये एक्सटर्नल एजेंट को इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर ये जो चार्ज पे फोर्स लग रहा था Q2 पे, अगर मैं उसको आई कैप लिख दूं तो ये एक्सटर्नल हुआ, और ये एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स होगा वो नेगेटिव ऑफ दिस हो जाएगा। क्या, जरा बात को गौर से समझिएगा कि भाई किसी मौके पे इन्फिनिटी से चलता हुआ पार्टिकल यहाँ पहुँच गया है सर, इन्फिनिटी से चलता हुआ पार्टिकल यहाँ पहुँच गया है, और अगर पार्टिकल यहाँ पहुँच गया उस टाइम पे Q1 कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो Q1 इतना फोर्स लगा हो रहा होगा। अब उसको स्लोली लेके आ रहे हैं तो एक्सटर्नल एजेंट को इतना ही फोर्स ऑपोजिट लगाना पड़ेगा, तभी वो स्लोली आ रहा होगा। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब अगर छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन निकाल लिया जाए तो इन्फिनिटी टू r इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा मामला बन जाएगा, जो हमें वर्क डन निकालना था वो निकल आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ से लिखना चाहता हूँ तो जो स्मॉल वर्क डन होगा उस स्मॉल वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, f डॉट dx लिख सकते हैं क्या? उसको इंटीग्रेट करना है। जब यहाँ पे टोटल वर्क डन लिखना हो तो इसको इंटीग्रेट करोगे आप। अब यहाँ पे देखना, इस फोर्स के लिए अगर हम इस फोर्स की बात करते हैं सर, तो इस फोर्स के लिए क्या लिख दोगे आप? इस फोर्स के लिए अगर लिखोगे तो इस फोर्स के लिए क्या लिख दोगे कि Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ तो बातें समझ आ रही, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इनटू dx, इसको अब देखो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। माइनस क्यों लगा दिया सर, माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि जो dx लिख रहे हैं इसको दो तरीके से सोच सकते हैं। सबसे बेहतरीन मेरे तरीके से क्या होता है ना, आप इसको ऐसा वर्क डन से सोचो कि भाई फोर्स जिधर लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स जिधर लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। सो द एक्सटर्नल एजेंट हैज टू अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो वर्क डन मस्ट बी पॉजिटिव। तो वर्क डन अगर पॉजिटिव होना है तो सीधा हम, सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, एफ डी एक्स लिखें, इसको इंटीग्रेट करें इन आर टू इन्फिनिटी टू आर, और इसका मॉड लगा दें, क्योंकि पॉजिटिव ही होना है, सबसे बेहतरीन तरीका। बट मैथमेटिकली भी करोगे तो यहाँ तक बात समझ आ जाएगी, क्योंकि डी एक्स को हमने उल्टा लिखना है, क्योंकि एक्स एक्सिस जो खींचा है वो इस तरफ खींचा है, तभी हमने इसको देखो पॉजिटिव आई कैप लिखा हुआ है, तो ये हमें लिखना ही पड़ेगा। यहाँ तक बातें समझ आ रही, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो जब एक बार आपने ऐसा लिख दिया, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन है ये, और इंटीग्रेट करके क्या आ गया, के Q1 Q2 अपॉन आर। सो दिस इज द वर्क डन। तो दिस इज द वर्क डन, सेकेंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो जो टोटल वर्क डन हो गया वो कितना हुआ, तो जो टोटल वर्क डन होगा, ठीक है, अगर हम टोटल वर्क डन W की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, W1 प्लस W2। तो देखो W1 प्लस W2, अब W1 में क्या लिखेंगे सर, 0, W2 क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो गया सर, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो पोटेंशियल एनर्जी, इंटरैक्शन एनर्जी जो होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, के Q1 Q2 अपॉन R। अगर हमारा टू पार्टिकल सिस्टम है तो ये होना चाहिए क्या? तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी, किसी भी बच्चे को दिक्कत होगी। अगर टू पार्टिकल्स अरेंजमेंट है हमारे पास, तो इंटरैक्शन एनर्जी की बात करें तो वो क्या होगा, के Q1 Q2 बाय R हो जाएगा। यहाँ पे कहीं से कोई परेशान होने वाला मामला
नहीं है। यहाँ तक बातें समझ आ रही है सर? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। ये कैसे लिखा पता चल गया। तो अब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे अब ऐसा लिख दो कि जो इंटरैक्शन एनर्जी के लिए जनरल फॉर्मूला लिखना है। अगर इंटरैक्शन एनर्जी के लिए जनरल फॉर्मूला लिखना है ऑफ टू पार्टिकल्स, पार्टिकल ऑब्वियसली हम चार्ज पार्टिकल की बात करें, टू पार्टिकल्स सिस्टम। तो अगर टू पार्टिकल सिस्टम की बात करें तो आप इसको ऐसा लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ तो हमने प्लस प्लस लेके सॉल्व किया, मे बी कि वो माइनस भी हो जाए एक चार्ज या दोनों माइनस हो जाए। तो आपको क्या लिखना है सर? अभी प्लस प्लस लिख दिया, तो अब देखो प्लस प्लस था इसलिए एक दूसरे को रिपल कर रहा था, इसलिए एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पॉजिटिव आया। तो अगर एक माइनस होता तो नेगेटिव वर्क डन आता, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स वर्क डन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लगाना पड़ता। तो आप ये याद रखो कि अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको और माइनस, तो आप पोटेंशियल एनर्जी जब लिखोगे ना इसका, तो आप ऐसे ही लिखना के क्यू। अब देखो वन प्लस माइनस जो भी रहे विथ साइन लिखना है, प्लस माइनस क्यू टू विथ साइन लिखना है अपॉन आर, याद रहेगा? अपॉन आर विथ साइन इसको यूज करना है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को होना चाहिए, जब भी ऐसे इसको लिखेंगे विथ साइन लिखेंगे। ठीक है जी। अब देखो यहां तक बातें समझ आ रही, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सर। अब अगर आप देखोगे कि अगर मान लो एक हमारे पास अरेंजमेंट ऐसा ही होता कि भाई एक माइनस क्यू होता और दूसरा प्लस क्यू होता, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, तो एक्सटर्नल एजेंट को दूसरा चार्ज लाने में ऑब्वियसली नेगेटिव वर्क करना पड़ता। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे देखो एनर्जी लिखते हैं तो माइनस के क्यू स्क्वायर हो जाता अपॉन आर। फिर अगर हम देखेंगे तो फिर देखो अगर दोनों माइनस होता जी, माइनस क्यू, तब फिर क्या होता? एक्सटर्नल एजेंट को किसके खिलाफ, उस रिपल्सिव फोर्स के खिलाफ फोर्स लगा करके उसको स्लोली इधर लाना पड़ता सर। ठीक है जी। तो इन दैट केस फिर से हमें जो इंटरैक्शन एनर्जी है वो क्या मिलता? के क्यू स्क्वायर बाय आर मिल जाता। क्यों भाई? क्योंकि माइनस माइनस होने की वजह से प्लस। ठीक है। कैसे लिखा? अगर तुम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करो, जो रेट नॉट शॉर्टकट, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वहां से भी आएगा, दोनों का माइनस रखा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर आप कॉन्सेप्ट यूज करो तब भी देखो कि जब सेकंड चार्ज आ रहा होगा तो पहला चार्ज उसको रिपेल कर रहा होगा, रिपेल कर रहा हो तो एक्सटर्नल एजेंट को डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट चार्ज वेरी स्लोली। ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि यहां तक कोई भी दिक्कत किसी को भी है। तो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इंटरैक्शन एनर्जी। इंटरैक्शन बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सेल्फ एनर्जी भी इसके बाद आएगा। ठीक है। इंटरैक्शन एनर्जी। ठीक है। बट सेल्फ एनर्जी पढ़ने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके होंगे, तो वो डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगा आपका। ठीक है। तो आप इसको ढंग से समझने की कोशिश करिएगा, कैसे लिखा वो फटाफट लिखिएगा। जब तक आप इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तुरंत ही आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें कि हम इस पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है। जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे होंगे? प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होती है, और थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, बाकी आप हैं, हमें काम हो जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।